हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। गाइस, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज को हिंदी में कहा जाता है कंपनियों का एकीकरण। गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आखिर क्या होता है कंपनियों का एकीकरण। तो चलिए कंपनियों का एकीकरण को हम ट्रेडिशनल फॉर्म में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक ही जैसा कार्य कर रही होती हैं तो उससे क्या होगा, जब वो दो या दो से अधिक कंपनी एक जैसा ही काम करेंगी तो एक दूसरे से वो हिरस करेंगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करेंगी। और कंपटीशन की हद इतनी पहुंच सकती है कि वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा करके दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचा दें। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी यह नहीं चाहेगी कि उसे लॉस हो। और उस लॉस से बचने के लिए एक ही उपाय हो सकता है। वो क्या है? वो कंपनी अपने आप को या तो दूसरी कंपनी में मर्ज कर दे या फिर अपने आप को उस कंपनी के साथ जोड़ ले। तो इस तरह से परंपरागत समय और दृष्टि के हिसाब से, यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम बात करें तो एकीकरण का मतलब होता है दो कंपनियों का एक साथ जुड़ना। लेकिन यहाँ पर अमलगमेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गाइस, जब आप इस बात को सुन रहे हैं कि दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ जब मिल जाती हैं उसे एकीकरण कहा जाता है, तब आपके दिमाग में ये बात आएगी या दो व्यक्ति या दो दो कंपनी जब एक साथ मिलेंगी तो ये तो पार्टनरशिप हो गई। लेकिन कंपनी की अमलगामेशन को, यानी कि कंपनी के एकीकरण के विस्तार पूर्वक अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इससे पूरी तरह से ये डिस्क्लोज हो जाएगा कि कंपनी का एकीकरण और साझेदारी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक? क्योंकि अभी हम केवल और केवल छोटे स्तर यानी कि ट्रेडिशनल स्तर पर इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन जब हम इसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के अकॉर्डिंग देखें, आईसीएआई इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो अकाउंटिंग को जो है सर्टिफाइड करती है। ठीक? तो उनके अकॉर्डिंग अक्टूबर 1994 में अमलगामेशन यानी कि एकीकरण को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में शामिल किया गया। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी चीज़ को शामिल किया जाता है उस पर सभी रूल और रेगुलेशन जो है इन्फोर्स करते हैं, यानी कि वो फिर एक तरह से किसी भी नियम कानून के अंतर्गत कार्य करती है। तो एकीकरण अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत क्या है, अब आइए जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत एक कंपनी के एकीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपनियों का एक साथ विलय हो जाना। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में विलय हो जाए, विलय यानी कि मर्ज हो जाए, तो उसे भी क्या कहा जाता है? एकीकरण कहा जाता है। या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना अस्तित्व यानी कि अपने आप को सर्वस्व जो है बेच दे, उसको भी क्या कहा जाएगा? अमलगामेशन कहा जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई। लेकिन अमलगामेशन की और डीपली कॉन्सेप्ट अगर हम जाने तो अमलगामेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक ही जैसे व्यापार का स्वरूप रखती हैं, यानी कि उनका कार्य एक जैसा है, अब वो एक साथ मिलना चाह रही हैं, तो उसको मिलने से पहले अपने पुराने अस्तित्व को समाप्त करना होगा। यानी कि उनको पुराना नाम खत्म करना होगा और अब जब वो नए रूप से एक साथ मिलेंगी तब उन्हें एक नया नाम सृजित करना होगा, नया नाम क्रिएट करना होगा। अगर हम बात करें जैसे नोकिया की, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट में मर्ज हुई तो नोकिया को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्टल बेस था या जैसे भी था उसको उतने समय तक समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उसने अपना फिर से जो है मार्केट में कार्य किया। अगर हम बात करें जैसे दो कंपनियां थी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनियों में मोटर बाइक के रूप में गिनी जाती थी, हीरो होंडा कंपनी। गाइस, हीरो होंडा कंपनी की अगर हम बात करें तो हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनियां थी जिनका एक ही जैसा कार्य था, मोटर बाइक निर्माण करना। उन्होंने क्या किया? एक साथ जॉइंट वेंचर किया
और आज की डेट में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। लेकिन अगर वो एक साथ फिर से मिलना चाहते हैं तो वो या तो अपने आप को एक दूसरे में मर्ज करेंगे, तब वो एक साथ मिल सकते हैं, यानी कि अमलगामेट हो सकते हैं। या फिर अगर वो चाहें तो एक हीरो कंपनी होंडा कंपनी को खरीद ले तो उसका अमलगामेशन हो जाएगा, या होंडा कंपनी हीरो कंपनी को खरीद ले तो अमलगामेट हो जाएगा। यानी कि एकीकरण का सीधा सीधा अर्थ है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब खरीद रही है तो पहली कंपनी जिसको खरीदा जा रहा है उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है। तो यही अमलगामेशन की खासियत भी है कि अमलगामेशन पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप और अमलगामेशन में बहुत अंतर होता है, और गाइस इसी बात को हमें समझना भी है। गाइस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस भी शामिल की गई हैं, जैसे कि अमलगामेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, कंपनी का एकीकरण किसी विधान के प्रावधानों के अनुसार होता है, और इसमें जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर किसी नई कंपनी का निर्माण करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो इसे एकीकरण यानी कि अमलगामेशन प्रोसेस कहा जाता है। आइए अब हम बात करेंगे हस्तांतरक कंपनी की। हस्तांतरक कंपनी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफरर कंपनी। गाइस ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है? यह वह कंपनी होती है जिसका विलय यानी कि जिसका अमलगामेशन किसी दूसरी कंपनी में होता है, यानी कि ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में अमलगामेट हो रही हो यानी कि मर्ज हो रही हो। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों में विलय होती हैं। जैसे आपने अभी बैंकों का भी देखा होगा विलय, पंजाब नेशनल बैंक में आपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को विलय होते हुए वो देखा होगा। ठीक, तो जो कंपनी दूसरी कंपनी में विलय हो रही है उसको हस्तांतरक यानी कि ट्रांसफरर कंपनी कहा जाता है। आइए बात करते हैं हस्तांतरी यानी कि ट्रांसफररी कंपनी की। ट्रांसफररी कंपनी कौन सी होती है? यह वह कंपनी होती है जिसमें एक दूसरी कंपनी आकर के विलय हो रही है, और इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से समझ लीजिए। एक तरफ आप पंजाब नेशनल बैंक को रखिए, दूसरी साइड आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को रखिए। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जब पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के जुड़ गया तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तो है ट्रांसफरर कंपनी जिसने अपने आप को ट्रांसफर कर दिया है, और पंजाब नेशनल बैंक है ट्रांसफरी कंपनी जिसके अंदर आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है विलय हो गई है। तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी आप अपने आराम से एग्जाम्पल को लिख पाएंगे। गाइस इसमें अगली डेफिनेशन है संचय यानी कि रिजर्व की। रिजर्व क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इन अमलगामेशन, तो रिजर्व से आशय कंपनी के उस अर्जित आय से होता है, उस प्राप्ति से होता है जो प्रबंधकों द्वारा मूल्य ह्रास के प्रबंधन अथवा संपत्तियों के मूल्य में कमी अथवा किसी ज्ञात दायित्व के लिए की गई व्यवस्था से होता है। गाइस इसको इतना टिपिकल वे में समझना है नहीं, क्योंकि जब तक आप इजी लैंग्वेज में चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब होता है एक मैनेजर द्वारा आपके बुरे वक्त के लिए किया गया मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, एक घर में बुरे वक्त के लिए पहले से ही कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे आप देखते हैं आपदा या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर जो आ जाए तो उससे बचने के लिए पहले से ही आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। ऐसे ही कंपनी में जब पहले से ही कुछ बंदोबस्त कर लिया जाता है उसे रिजर्व कहा जाता है। सिंपल सी कहानी है, सिंपल से वे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन क्या होता है? जब किसी कंपनी का एकीकरण होगा गाइस, सिंपल सी बात है, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिल रही होगी जा करके तो वहाँ पर उसको किसी कंसिडरेशन के तौर पर ही तो लिया जाएगा, यानी कि उसको कोई प्रतिफल तो दिया ही जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में विलय होने जा रही है तो उसे जो मिलने वाला पैसा है या जो मिलने वाली राशि है, जो मिलने वाला फल है उसे ही प्रतिफल
कहा जाएगा। किस लिए मिलेगी? कुछ तो मिलेगा उसे, तभी तो दूसरी कंपनी में जाके मिलेगी। वो अपना अस्तित्व सब तभी खो देगा कोई व्यक्ति जब उसे कुछ मिल रहा होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसके द्वारा निर्गमित अंश और प्रतिभूति यानी कि जो सिक्योरिटीज होती हैं, कैश होता है और कोई अन्य संपत्तियां होती हैं, उनके रूप में उसका भुगतान कर दिया जाता है। ठीक, किसका? जो कंपनी विलय होने जा रही है यानी कि ट्रांसफरर कंपनी को प्रतिफल दिया जाएगा। इसे क्रय प्रतिफल भी कहा जाता है, यानी कि खरीदने का प्रतिफल। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आने वाली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। गाइस, इसमें लास्ट है उचित मूल्य यानी कि फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू क्या होती है? उचित मूल्य से आशय एक ऐसे मूल्य से होता है जिससे लेन देन का ज्ञान अत्यंत निकटता से हो जाए, मतलब बहुत ही डीपली तरह से हम जान ले कि भाई एक्चुअल या फिर फेयर वैल्यू क्या है। इसमें क्या होता है, जो इच्छुक क्रेता और विक्रेता के मध्य किसी संपत्ति के विनियोग की जानकारी हो। यानी कि भाई जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होगी तो जाहिर सी बात है वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेगी, यानी उसके बारे में ये भी जानकारी लेगी कि भाई इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है। अब मान के चलिए किसी कंपनी की जो वैल्यू है वो तो है 10 लाख, और वो कहने लगे कि मुझे 20 लाख दे दो, मैं आपके अंदर मैं अपनी अपनी कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, मैं आपके अंदर में जो है उसको मर्ज कर लूँगा। तो गाइस, कंपनी के जो मालिक हैं या फिर कंपनी के जो मैनेजर हैं वो इतने पागल तो बैठे नहीं हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी करनी होती है। वो डीपली जानकारी करेंगे और उसके बाद ही वो इतना तो करेंगे कि आपका 10 लाख का जो कंपनी है उसको 9 लाख में खरीद लें। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो आपकी 10 लाख की कंपनी 20 लाख में खरीद के डाल दें। तो ये थी कहानी आप सभी के साथ किस चीज़ की, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज की। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप पूरी तरह देख लीजिए और मैं बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को देखते हुए आप हमेशा अपने नोटबुक्स पर ये सब चीज़ें ज़रूर नोट करें, जिससे एग्ज़ाम समय में आप जब जाएं तो इन नोट्स के सहारे आप फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे पाएँ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।